जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है इस जीएस जीके की सीरीज में। आज हम लोग जीएस जीके से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग दें। ये सीरीज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की बात एक से हमारे प्रश्न सामान्य अध्ययन के हैं, जीएस जीके के हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है। हमने ये प्रयास किया है उन्हीं प्रश्नों का समावेशन करना जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आता है। कॉपी कलम लेकर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी की बात हर हाल में एक से हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। जी हाँ, ये काफ़ी यूनिक प्रश्न है आप सभी के लिए। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। जी हाँ, यहाँ पर आपने एकदम सही बताने का प्रयास किया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किया था। कहाँ पे? कश्मीर में किया था। आइए आप लोग कंफर्म करिएगा कि मेरी आवाज़ साफ जा रही है, वीडियो साफ चल रहा है या नहीं। और एक बात, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में किस जगह? तो श्रीनगर। कहाँ पे? कश्मीर में भी आपका श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। जहांगीर ने इसे अपनी प्रिय बुद्धिमान पत्नी मेहरुनिस्सा के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? मेहरुनिस्सा। जी हाँ, लिख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, मेहरुनिस्सा अपनी पत्नी मेहरुनिस्सा के लिए उन्होंने बनवाया था। अगर हम बात करें कि दिल्ली में एक सुंदर लोधी उद्यान है। दिल्ली में कौन सा उद्यान है? एक लोधी। दिल्ली में एक लोधी उद्यान है जो लोधी मार्ग पर है। ब्रिटिश काल में इसे लेडी वेलिंगटन पार्क था, जो इमामबाड़ा अवध के नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब इस बात में हमको बस इतना जानना है कि इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका डी है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को समझ में आ रहा है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए क्लासेस विषयवार लेके आने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ से कोई समस्या, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गढ़धौ भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सवाई गढ़धौ भीमसेन महोत्सव 1953 से, कब से? 1953 से। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? बताइए फटाफट कमेंट करके। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है पुणे। ये आप वीडियो को आप लाइव देख पा रहे हैं। यहाँ पर वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह होता है। यह महोत्सव भीमसेन जोशी के गुरु सवाई गढ़धौ के जीवन कार्य हेतु स्मारक संगीत सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। एक सवाल, एक लोग किसी ने कमेंट किया है कानपुर, तो ध्यान दीजिएगा कानपुर के बारे में। कानपुर में पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के बिठूर, सरसरैया घाट, गंगा घाट, मैस्कर घाट समेत शहर के प्रमुख घाटों पर हर की पौड़ी, हरिद्वार जैसा भव्य मेला लगता है। आगे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? जितने भी साथी इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक, जो 1865। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? 1865 में
इसका मुख्यालय कहां पे, कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। अगर इसकी स्थापना हम देखें तो 1865 में हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, देखिए बैंक ऑफ इंडिया कब, ये 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया 6 में, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, 1908। यूको बैंक क्या है? ये भारत का एक प्रमुख बैंक है, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में ही है, लेकिन इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा वो है आपका सी, मतलब इलाहाबाद बैंक। जी हाँ, आप लोग वीडियो को सभी साथी मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिएगा। कितने लोग आज की क्लास में प्रेजेंट है, जरा जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस दे दीजिए। अगला क्लास आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए सवालों का सभी लोग जवाब दीजिएगा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या आता है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। देखिए गोदावरी के बारे में जानते हैं। गोदावरी दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं, और यह कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा है, पूरे साल इसमें जल रहता है। जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा भारत में बहने वाली एक ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वरम से निकलती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका सरस्वती। अगर आपने इस प्रश्न का भी उत्तर सरस्वती दिया है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सरस्वती बताया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। आपकी संख्या बहुत ही कम है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। प्रतिदिन इसी समय आपको क्लास अब लाइव मिलता रहेगा। सरस्वती एक पौराणिक नदी है। इसकी चर्चा अगर हम बात करें तो हमें वेदों में मिलता है। इसकी जो चर्चा है इसके बारे में हमें वेदों में पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन। अगर बात किया जाए ऋग्वेद में, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में अगर हम सरस्वती नदी की बात करें, देखिए सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी को अन्नवती, अगर नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिएगा, सबसे बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। अन्नवती और उदकवती के रूप में वर्णन किया गया है। इसके रूप में ये वर्णित है, इसके रूप में ये वर्णित है, इसके रूप में ये वर्णित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैदिक सभ्यता की नदी पर विकसित हुई है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका डी है। क्या आपके मन में भी इस प्रश्न का उत्तर डी आया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एकता जी थैंक यू आपका। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है जी हाँ, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और अगला प्रश्न है आपके सामने, हम लेकर आ रहे हैं। वही प्रश्न लेकर आने का प्रयास किया जाएगा जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिकल्पना की गई थी? तो जुलाई 1944 में विश्व व्यापार संगठन। अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें, इसे हम WTO के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? जो लोग मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, तो आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि WTO को पुराना नाम क्या था? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, MIF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब एक एक करके सभी के बारे में आपको जवाब जरूर देना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव सेशन में हमारे साथ पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, देखिए यहां पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में
अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो परिकल्पना की गई थी वह है आपका डी, वह है आपका IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका है डी। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी, इसका मुख्यालय पूछा जाता कहां पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय, तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC है। यहां पे वाशिंगटन में DC का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, जरा कमेंट करिए, आवाज साफ आ रही है ना। अब एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, आप सभी के मन में आ रहा होगा, सभी को लोग शायद देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। कह रहा है कि DC का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। इसके पहले इसका नाम गैट था। गैट का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में। मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए, और अगर सवाल आए तो आप कर भी सकें। अगला आता है आपके सामने सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब आते हैं विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। यह भी, इसका भी अगर हम बात करें तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र, जो विश्व बैंक है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। ये राष्ट्रों के जो पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना वही 4 जुलाई 1944 को हुई। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी है तो इसका मतलब आपका जवाब सही है। जी एकता जी के जवाब सही आए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन DC में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होगा DC का मतलब। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जहां जरूरत पड़े प्रश्नों की स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, जहां भी आपको जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो ये भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन की गई है और भारत में बनी है। इसे सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई द्वारा, किसके द्वारा, मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई में बनाया गया था। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी MBP NPA के पास है, कहां पे है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताएंगे। एकदम सही बताया आपने, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। आप लोग के जवाब सभी के आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा हैदराबाद। कैसे हैदराबाद होगा जानिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 1948 को। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी है। पुणे में पुणे पुलिस अकादमी है, ठीक।
लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ए है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि आपने इस वीडियो को शेयर किया है। कमेंट सेक्शन में अगर आपने शेयर किया है तो भाई, नहीं किया तो यह लिखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, महाधमनी किस शीर्ष पर शुरू होती है? दाहिना निलय, बाया निलय, दाहिना अलिंद, बाया अलिंद। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बाया निलय। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी जो है हृदय के बाया निलय है से आरंभ होती है, जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त पूरे शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, गैल्वानाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इसके बारे में जानते हैं सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, निकल। अगर गैल्वानाइजेशन की बात करें मतलब इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका मतलब होता है इस्पात को जस्ते के पतली परत के साथ आवरण करना। क्रोमियम क्या होता है? आपके मन में आ रहा है सर क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम हमारे शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए क्रोमियम की जरूरत पड़ती है। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व जो धातु के रूप में पाया जाता है। अब भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। अगर इसका अयस्क देखा जाए, इसका अयस्क क्या है पता है आपको? बॉक्साइट। परीक्षा में पूछा जाता है बॉक्साइट। अगर निकिल की बात करें तो निकिल एक रासायनिक तत्व है, यह श्वेत चांदी के रंग की धातु है। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न बैंक की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया बी। बी वालों का जवाब सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो क्या है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट क्या हो? आइए काम करते हैं। सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। इसमें लगभग अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें तो लगभग 95 से 98% कार्बन मिलता है। बिटुमिनस की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 78 से 86%। लिग्नाइट की बात करें 28 से 30%। पिट लगभग 25%, 25 से 27। तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला पिट होता है। ध्यान समझिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। डेली क्लास की टाइमिंग आप लोगों को तो पता है, आप लोग समय से लाइव रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, को छोड़कर सवाल आ रहा है, को छोड़कर सभी संघनन बहुलक है। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपोलीन, पॉलीमाइड, पॉलीकार्बोनेट। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा पॉलीप्रोपोलीन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा।
फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे लाइव सेशन में देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब देंगे और किस जिले से ये भी बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मुरादाबाद। इसे हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अब बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं और आपके यहाँ क्या चीजें प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें यहाँ पे मिर्जापुर का, तो मिर्जापुर में क्या है? कालीन दरी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर में क्या है? कागज, चीनी, इस्पात यहां से प्रसिद्ध है। आपके जिले में क्या प्रसिद्ध है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइए। पीतल, एल्युमिनियम, लौह अयस्क, कांच के हस्तशिल्प, ये सभी मुरादाबाद। ठीक है, हम और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो बताइएगा, मुराद बख्श, सुलेमान सिको, आलम शाह, बहादुर शाह। एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं सुलेमान सिको। आप कॉपी कलम लेकर मेरी क्लास में बैठा करिए ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उससे लिखते चलिएगा। सुलेमान सिको, सुलेमान सिको के बारे में जानते रहिएगा। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिको ने हराया था। अगर हम बात करें बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था और उर्दू के माने जाने शायर भी थे। अगर हम आलम शाह की बात करें, तो आलम शाह द्वितीय, जिसे अली गौहर कहा जाता है, आलम शाह द्वितीय को क्या कहते हैं? अली गौहर के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है, इन्हें हम अली गौहर के नाम से जानते हैं। भारत का मुगल सम्राट भी रहा। इसने अपनी गद्दी अपने पिता आलमगीर द्वितीय से 1761 में, जो शाह आलम है, ध्यान दीजिएगा, शाह आलम, आलम शाह द्वितीय जिसे अली गौर भी कहा गया, भारत का मुगल सम्राट था, उसने गद्दी अपने पिता आलमगीर द्वितीय से 1761 में मिली। ठीक, अब बाद में 1803 में ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन हो गया और कठपुतली बनकर रह गया। मुराद बख्श इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। शाहजहां के चारों बेटे, शाहजहां के 4 बेटों में दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। शाह शुजा मुराद में सबसे छोटा मुराद बख्श था, जो सबसे साहसी और योग्य था। इसलिए शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। शाहजहां ने मुराद बख्श को, सबसे छोटा था, और इसे गुजरात का सूबेदार बनाया। 4 बेटे थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ठीक है, हम और आगे चलते हैं आप लोग के साथ मिलकर। कितने लोग को समझ में आ रही क्लास आज की? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लास समझ में आ रही, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। चिनकारी काम, कांच की चूड़ियां, पीतल के ताले, जारदोरी की कढ़ाई। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां पर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग, सभी क्लास आपको निःशुल्क मिल जाएगी, देश हित में, राष्ट्र हित में। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा। अगर आप डेली क्लास चाहते हैं, इसकी पीडीएफ नोट चाहते हैं, तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद। यहाँ कांच के झूमर भी मिलते हैं। अगर हम बात करें चिकनकारी का काम, तो लखनऊ में प्रसिद्ध है। कहां पर? चिकनकारी लखनऊ। पूछा जाता है पीतल के ताले, तो पीतल का ताला हो चाहे ताला हो, क्या होगा? अलीगढ़। जरदोरी की कढ़ाई, अगर हम बात करें जरदोजी, फारसी उर्दू का काम एक ही कढ़ाई होती है। ये भारत और पाकिस्तान में बहुत ही प्रचलित है और ये ऋग्वेद से चलती आ रही है। अब ये भारत के कई शहरों में, चेन्नई में, भोपाल में, लखनऊ में आदि जगहों पर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग बताइए कितने लोग को समझ में आ रहा है ये जीएस जीके की सीरीज?
जीएसजी के विविध, कौन सा कथक घराना उस नए नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली? क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा बनारस। बनारस कथक घराना, बनारस का कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं का पर अधिक ध्यान देता है। इस घराने की शुरुआत जानकी प्रसाद मानी जाती है, जानकी प्रसाद। अगला है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी थी। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे साथियों, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर आप नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए इस क्लास को पढ़ रहे हैं, जीएसजी की विविध की क्लास में बने हुए हैं, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल। चलिए अब ध्यान देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रामायण महाकाव्य दिव्य रूपी राजा राम जो अयोध्या में राज्य करते थे, ये कौशल की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। कौशल की राजधानी थी। अब बात करें हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर थी ये क्या थी? हस्तिनापुर और बाद में इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु थी। हस्तिनापुर बाद में इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु थी। कलिंग की राजधानी, अगर कलिंग की राजधानी पूछा जाए तो तोबली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोबली थी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु थी। सभी लोग लिख लीजिएगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका डी होगा। हस्तिनापुर बाद में इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु बनती है। एकदम रट लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, सभी लोग, क्या कोई ऐसा भी जिसको समझ में क्लास ना आ रही हो? हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, विविध में भी है। भारतीय मुक्के के बाद मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था? सभी लोग बताइएगा। प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैन, इम्परफेक्ट। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनब्रेकेबल। मैरी कॉम द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसका विमोचन अमिताभ बच्चन जी ने किया था। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग, माइकल होल्डिंग, माइकल। इम्परफेक्ट, संजय मंजेकर। सभी लोग लिख लीजिएगा। हो सकता है ये सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू आ जाए, हो सकता है यहाँ सवाल में आपकी परीक्षा में प्रश्न आए। इसलिए आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा। ठीक, ये आपकी उस परीक्षा के लिए जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। जीएसजी के विविध, हर परीक्षा की जान होती है। अगला सवाल आपके सामने, त्रिकोट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? देखिए, यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 90 फीट, इसकी हाइट 90 फीट। यह इंद्रवती नदी पर, किस नदी पर है? इंद्रवती नदी पर। अगर देखा जाए झारखंड में, क्या झारखंड में भी कोई जलप्रपात है? कोई बता सकता है? बताइए। हुंडरू,
हुंडरू जल प्रपात। ये स्वर्ण रेखा नदी पर, किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी। उत्तराखंड में भी कोई है? सहस्त्रधारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, सहस्त्रधारा। यह गंधक युक्त झरना है, इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर जानेंगे, भट्टा जलप्रपात देहरादून, कैंपटी जलप्रपात टिहरी, झारी पानी जलप्रपात देहरादून, वसुंधरा जलप्रपात चमोली, कारबोट जलप्रपात नैनीताल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी के साथ हम और आगे चलते हैं। डेली क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ये क्लास प्रतिदिन आपको इसी तरह चलती रहेगी। टाइम से जुड़े रहेगा, क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है। अब ये क्लास आपको लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगला है वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्वीटो, काराकास। बताइए सभी लोग फटाफट। अगर यहां पे देखा जाए वेनेजुएला की राजधानी कहां पे है? काराकस। अगर हम बात करें कि एल साल्वाडोर ये किसकी राजधानी है, तो एल साल्वाडोर गणराज्य की राजधानी सान साल्वाडोर है। साइप्रस की राजधानी, साइप्रस की जो राजधानी है ना वो निकोसिया है। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे था, मेघालय में मैंने नहीं बताया, मेघालय में भी एक जलप्रपात है, उसका नाम ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है, नोहक लिकाई है, नोहक लिकाई जलप्रपात, नोहक लिकाई जलप्रपात, हाँ मेघालय में। अगला सवाल है, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम, रेडियम, विस्मत, थोरियम। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। यहां पर थोरियम इसका सही जवाब। पहले पे, दूसरे पे ब्राजील आता है। यूरेनियम में देखा जाए तो पहला स्थान कजाकिस्तान का है। यूरेनियम में पहला कजाकिस्तान है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। रेडियम अगर हम बात करें तो बताइए रेडियम में पहला क्या है? रेडियम एक रासायनिक तत्व है, रेडियम एक रासायनिक तत्व है। अगर विस्मत की बात करें तो आवर्त सारणी के 5वें समूह का तत्व है। यूरेनियम और थोरियम इसमें रेडिएटिव के समस्थानिक मिलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य की नाम क्या है? कैप्री, इबिसा, तस्मानिया, रोइस। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा तस्मानिया। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? होबार्ट नगर। इसकी राजधानी अगर हम बात करें, सभी लोग लिख लीजिएगा, होबार्ट नगर इसकी राजधानी है, होबार्ट। कैम्प्री क्या है? इटली के नेपस के पास द्वीप है जो तिरोनो सागर की मुख्य भूमि से पश्चिमी सागर।
रोइस क्या है? ये डोकाइकैनी द्वीप में सबसे बड़ा है और ऐतिहासिक राजधानी भी है। इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। देखिए यहां पर नासिक है, ध्यान दीजिएगा, नांदेड़ है, निजामाबाद है, नवसारी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही आपका सही है। निजामाबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा वरना गलत हो जाएगा। टीटू जी ने गलत बताया है, नासिक सही है, नांदेड़ सही है, निजामाबाद सही, नवसारी गलत है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? मेरा सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद उनके पहले थे, वराहगिरी, व्यक्तिगिरी, एम हिदायतुल्लाह, ज्ञानी जैल सिंह। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सही। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। हाँ सभी गुड इवनिंग। अभी एक राष्ट्रपति की सीरीज हम लेकर आएंगे तो वहां पे और अच्छे से आपको बताएंगे क्या क्या कहानी रही है। हाँ नमस्ते सभी को। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बिंदुसार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिंदुसार। मौर्य राजवंश के राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को लिखिएगा अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार, अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अजातशत्रु, अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन। लिख लीजिएगा। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। ये क्या थे? अशोक के पिता थे। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के बारे में, इनका कार्यकाल 590 से लेकर 647 तक रहा, मतलब इनका जीवन काल। भारत में एक राजा भी थे और सम्राट थे, हिंदू सम्राट। इन्होंने पंजाब छोड़कर शेष उत्तरी भारत पर राज किया। अनिरुद्ध की बात करें तो ये विष्णु वंशी कृष्ण के पोते और पद्मियुन के पुत्र थे। वसुदेव की बात करें तो जो वसुदेव थे, ये वसुदेव मरीसा के पुत्र, कृष्ण के पिता, कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। वसुदेव मरीसा के पुत्र, कृष्ण के पिता, कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, बिंदुसार। ठीक, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये लाइव सेशन आप देख पा रहे हैं लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगला सवाल आपके सामने है, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। अगला है, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। सही जवाब आप सभी का है असम। यहाँ का बिहू नृत्य भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये महिलाओं का पोशाक है। ठीक है, यहाँ पे घाघरा चोली, लहंगा चोली, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए घाघरा चोली, घाघरा चोली हो गया, लहंगा चोली हो गया,
ये ऐप प्रसिद्ध है। गुजरात राजस्थान में महिलाओं द्वारा आमतौर पर अगर देखा जाए, एक मिनट, ये असम में नहीं है ना, असम में नहीं है, सॉरी, ये गुजरात में है, आपको गुजरात में, राजस्थान में। घाघरा चोली, लहंगा चोली, ये गुजरात में और राजस्थान में, ठीक है। अगर गोवा की बात की जाए, सॉरी गोवा में, अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में और तमिलनाडु में यहाँ पे घाघरा चोली के साथ साड़ी भी पहनी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? असम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी क्लास, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सभी क्लास आपको जौनपुर से मिलते हैं। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं, क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इसी समय आपकी क्लास चलेगी। आप लोग अपने 10-10 साथियों को बता के रखिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए जीएस जी के विविध की फिर से स्पेशल क्लास पुनः अपने निर्धारित समय पर चालू हो चुकी है। तो अब देरी किस बात की, अब की बार एक सीट हमारे लिए लग जाइएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल से समय से टाइम से रहिएगा। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह से क्लास लेकर आएंगे, जहां पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे, कि मैं उसी नाते जाना जाता हूं कि आपके जो प्रश्न है उसकी विस्तृत व्याख्या तोड़ कर करना, ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। फिर से आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट,
MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट।